क्लास 11 साइकोलॉजी। अधिगम को सुगम बनाने वाले कारक। इस अध्याय के पिछले खंड में हमने अधिगम के विशिष्ट निर्धारकों का परीक्षण किया। उदाहरण के लिए प्राचीन अनुबंधन में अनुबंधित तथा अनुबंधित उद्दीपकों का समीपस्थ प्रस्तुतिकरण, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्रबलित प्रयासों की संख्या, प्रबलन की मात्रा तथा प्रबलन प्राप्त होने में विलंब। प्रेक्षणात्मक अधिगम में मॉडल का प्रतिष्ठा तथा आकर्षकता, वाचिक अधिगम में सीखने की विधि तथा संप्रदाय अधिगम में घटनाओं और वस्तुओं के प्रात्यक्षिक लक्षणों तथा नियमों के स्वरूप आदि का विवरण दिया गया। इस खंड में अब हम अधिगम के कुछ समान कारकों का वर्णन करेंगे। यह विवेचन व्यापक न होकर कुछ प्रमुख कारकों पर केंद्रित होगा। सतत बनाम आंशिक प्रबलन। अधिगम के प्रयोगों में प्रयोगकर्ता एक विशेष अनुसूची के अनुसार प्रबलन प्रदान करने का प्रबंध कर सकता है। अधिगम के प्रसंग में दो प्रकार की प्रबलन अनुसूचियों का विशेष महत्व है: सतत कॉन्टिन्यूअस तथा आंशिक पार्शियल। सतत प्रबलन में प्रतिभागी को प्रत्येक लक्षित व्यवहार के बाद प्रबलन दिया जाता है। इस प्रबलन अनुसूची का उपयोग करने की अनुक्रिया की दर बहुत अधिक होती है, परंतु जब प्रबलन देना बंद कर दिया जाता है तो अनुक्रिया की दर बहुत तेज़ी से घट जाती है और अनुक्रिया का विलोप हो जाता है। चूँकि प्राणी को प्रत्येक प्रयास में प्रबलन मिलता है और प्रबलक की प्रभावकता कम हो जाती है। ऐसी अनुसूचियों में जहाँ प्रबलन लगातार नहीं किया जाता, वहाँ कुछ अनुक्रियाओं को प्रचलित नहीं किया जाता, इसलिए इसे आंशिक या सविराम प्रबलन अनुसूची कहा जाता है। आंशिक अनुसूची में नैमित्तिक अनुक्रियाओं को कब कब प्रबलित किया जाएगा और कब कब नहीं, इसके निर्धारण की अनेक विधियाँ हैं। आंशिक प्रबलन अनुसूची द्वारा प्रबल देने पर भी अनुक्रिया की दर अत्यंत अधिक होती है, विशेष रूप से उस समय जब अनुक्रिया अनुपात अनुसूची के अनुसार प्रबलित हो जाती हैं। इस प्रकार की अनुसूची में प्राणी बहुधा बहुत सी अनुक्रियाएं करता है जिन्हें प्रबलित नहीं किया जाता, अतः उससे यह जान पाना कठिन होता है कि कब कोई प्रबलन देना है अथवा बंद कर दिया गया या कब प्रबलन देने में विलंब किया जा रहा है। सतत प्रबलन अनुसूची में तो यह कहना सरल है कि कब प्रबलन देना बंद कर दिया गया और इस प्रकार अंतर विलोप के लिए निर्णायक पाया गया। यह देखा गया कि सतत प्रबलन की तुलना में आंशिक प्रबलन अनुसूची द्वारा सिखाई गई अनुक्रिया का विलोप अत्यंत कठिनाई से होता है। इस तथ्य आंशिक प्रबलन से प्राप्त की गई अनुक्रियाओं विलोप का ज़्यादा प्रतिरोध करती है। आंशिक प्रबलन प्रभाव पार्शियल एनफोर्समेंट इफेक्ट कहा जाता है। अभिप्रेरणा। जीवन रक्षा की आवश्यकता सभी जीवित प्राणियों में होती है और मनुष्यों में जीवन रक्षा के साथ साथ समृद्धि की भी आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा से हमारा तात्पर्य प्राणी की एक ऐसी मानसिक तथा शारीरिक अवस्था से है जो प्राणी को उसकी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उद्वेलित करती है। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा प्राणी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रबलता से काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसे अभिप्रेरित व्यवहार तब तक होते रहते हैं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए और आवश्यकता की पूर्ति न हो जाए। अधिगम के लिए प्राणी का अभिप्रेरित होना अनिवार्य है। जब घर में माँ नहीं होती है तो बच्चे रसोई घर में घुसकर खाने पीने की चीज़ें क्यों खोजते हैं? चूँकि मिठाई खाने की उनकी वर्तमान में आवश्यकता और इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु वे उन बर्तनों को टटोलते हैं जिनमें मिठाई रखी जाती है। खोजने की इस क्रिया से बच्चे मिठाई के बर्तन को पाना सीख लेते हैं। जब किसी बॉक्स में किसी भूखे चूहे को बंद कर दिया जाता है तो भोजन की आवश्यकता के कारण यह बॉक्स में चारों ओर घूमकर भोजन की तलाश करता है। इसी कार्य को करने में संयोग से उसे बॉक्स की दीवार में बना एक लीवर दब जाता है और बॉक्स में एक भोजन का टुकड़ा गिर जाता है। भूखा चूहा से खा लेता है। बार बार यही क्रिया दोहराते रहने से चूहा यह सीख लेता है कि लीवर दबाने से भोजन मिलता है। क्या आपने कभी यह सोचा कि 11वीं कक्षा में मनोविज्ञान तथा अन्य विषयों का अध्ययन कर रहे हैं? आप ऐसा वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंकों या ग्रेड से उत्तीर्ण होने के लिए कर रहे हैं। आप भी अभिप्रेरणा जितनी अधिक होगी, आप विभिन्न विषयों को सीखने में उतना ही अधिक परिश्रम करेंगे। आप में सीखने की अभिप्रेरणा उत्पन्न होने के दो स्रोत हैं। कभी तो आप कोई कार्य इसलिए सीखते हैं क्योंकि उस कार्य का करना आप में आपको आनंद प्रदान करता है। अंतर्भूत अभिप्रेरणा या किसी अन्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है। बहिर्निहित अभिप्रेरणा। अधिगम की तत्परता। विभिन्न प्रजातियों के प्राणी अपनी संवेदी क्षमताओं तथा अनुक्रियाओं करने की योग्यताओं में एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। साहचर्यों को स्थापित करने के लिए जरूरी क्रियाविधियाँ जैसे उद्दीपक उद्दीपक एसएस अथवा उद्दीपक अनुक्रिया एसएस भी भिन्न भिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न होते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक प्रजाति के प्राणियों में अधिगम की क्षमता उनकी जैविक क्षमता के कारण परिसीमित हो जाती है। कोई भी प्राणी सीखते समय किस प्रकार के उद्दीपक उद्दीपक एसएस और या उद्दीपक अनुक्रिया एसआर साहचर्य निर्मित कर सकेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे प्रकृति द्वारा किस सीमा तक साहचर्य कार्यविधि संबंधी आनुवंशिक क्षमता प्राप्त हुई है। एक विशेष प्रकार की सहचारी अधिगम मनुष्यों तथा वनमानुषों के लिए तो आसान है, परंतु बिल्लियों तथा चूहों के लिए, जैसे
साहचर्यों का सीखना अत्यंत कठिन होता है। कभी कभी तो असंभव होता है कि इसका अर्थ यह है कि कोई प्राणी मात्र उन्हीं साहचर्यों को सीख सकता है जिसके लिए वह वांशिक रूप से सक्षम हो। तत्परता के संप्रदाय को ऐसी सतत बीमा या आयाम के रूप में अच्छी तरह से समझा जा सकता है जिसके एक छोर पर वे साहचर्य या सीखे जाने वाले कार्य रखे जा सकते हैं जिनको सीखना किसी प्रजाति के प्राणियों के लिए सरल है, तथा दूसरे छोर पर वे साहचर्य या सीखे जाने वाले कार्य रखे जा सकते हैं जिनको सीखने के लिए किसी प्रजाति के प्राणियों में तत्परता बिल्कुल भी नहीं है, अतः वे उन्हें नहीं सीख सकते। इस बीमा के दोनों छोरों के बीच के विभिन्न स्थानों पर वे कार्य या साहचर्य रखे जा सकते हैं जिनको सीखने के लिए प्राणी ना तत्पर न उसमें तत्परता का अभाव है। वे ऐसे कार्यों को सीख सकते हैं परंतु कठिनाई और सतत प्रयास के बाद। अधिगमकर्ता अधिगम शैलियाँ, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे कभी कभी एक ही परिवार के विद्यालय में बहुत अच्छा निष्पादन करते हैं जबकि दूसरे नहीं। पिछले कई दशकों में अधिगम शैलियों पर बहुत शोध किए गए हैं। यह एक ही वर्ग, संस्कृति, समुदाय अथवा सामाजिक आर्थिक समूह तथा विभिन्न समूहों के सदस्यों की सीखने की शैली में भिन्नताओं को प्रदर्शित करते हैं। अधिगम शैली को अधिगम के संदर्भ में किसी अधिगमकर्ता द्वारा उद्दीपकों का उपयोग करने तथा अनुक्रिया करने की सुसंगत शैली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसी शैली है जिसमें प्रत्येक अधिगमकर्ता ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ करता है तथा नई एवं जटिल सूचनाओं का प्रक्रमण कर उन्हें याद रखता है। ज्ञातव्य है कि यह अंतक्रिया प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से होती है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि आपकी कक्षा के बच्चे अथवा व्यक्तित्व सांस्कृतिक अनुभवों तथा मूल्यों में अन्य हैं। विभिन्न विद्यार्थी भिन्न भिन्न अधिगम परिवेश, अधिगम प्रकारताएँ पसंद करते हैं तथा उन सब की अलग अलग शक्तियाँ, प्रतिभाएँ तथा दुर्बलताएँ होती हैं। अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं का परीक्षण कर यह निर्धारित किया जाए कि प्रत्येक अधिगमकर्ता में एकाग्रता उत्पन्न करने के लिए उसे बनाए रखने, उसके प्रक्रमण की नैसर्गिक विधि के प्रति अनुक्रिया करने तथा दीर्घकालिक स्मृति को सुगम बनाने के लिए क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। किसी विद्यार्थी के अधिगम शैली का निर्धारण करने के लिए अनेक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अधिगम शैलियाँ मुख्यतः प्रात्यक्षिक, प्रकारता, सूचना, प्रक्रमण तथा व्यक्तित्व प्रतिरूप से व्युत्पन्न होती है। इन उपागमों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। भौतिक पर्यावरण के प्रति जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रियाएं प्रात्यक्षिक प्रकारता कहलाती हैं। इसका तात्पर्य व्यक्तियों के अधिमानों से है जिनके द्वारा वे सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, जैसे श्रवण, दृष्टि, घ्राण, गति तथा स्पर्श संबंधी सूचनाएं। सूचना प्रक्रमण हमारी सूचना के अनुसार हमारे सोचने और समस्या समाधान करने के तरीके तथा सूचना याद करने के तरीकों के बीच में भेद करता है। इसको सूचना प्रक्रमण के तरीकों के रूप में सोचा जा सकता है। उदाहरणार्थ सक्रिय, विमर्शी, संवेदी, अंतःप्रज्ञात्मक, अनुक्रमिक, सार्वभौमिक, क्रमिक, सहकालिक इत्यादि। व्यक्तित्व प्रतिरूप हमारे अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करने के तरीके हैं। हम में से प्रत्येक का सूचनाओं को देखने, व्यवस्थित या याद करने का एक पसंदीदा, सुसंगत तथा विशिष्ट तरीका है। यह उपागम इस बात को समझने पर बल देता है कि कैसे व्यक्ति परिवेश के साथ लोगों की अंतःक्रिया करने के तरीकों को प्रभावित करता है तथा एक कैसे अधिगम परिवेश में व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ अनुक्रिया करने के तरीकों को प्रभावित करता है। अधिगम शैलियाँ कई आयामों में भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए एंडरसन ने अधिगम की विश्लेषणात्मक तथा संबंधात्मक शैलियों में विभेद किया है। इन्हें तालिका 6.6 में प्रदर्शित किया गया है। स्पष्ट है कि संबंधात्मक शैली वाले व्यक्ति एक संपूर्ण इकाई के रूप में प्रदर्शित सामग्री का अधिगम सबसे अच्छी तरीके से करते हैं। वे इकाई के अंशों को संपूर्ण के साथ उनके संबंध के आधार पर ही समझते हैं। दूसरी ओर विश्लेषणात्मक अधिगम शैली वाले व्यक्ति तब अधिक सुगमता से सीख पाते हैं जब सूचनाएं एक एक सोपान करके संचय या अनुक्रमिक प्रतिरूप में प्रस्तुत की जाती हैं। उनमें संप्रत्यात्मक समझ के रूप में विकसित होती है। यह याद रखना होगा कि विभिन्न अधिगम शैलियाँ एक पैमाने पर विभिन्न बिंदुओं के समान हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के मानव चित्रण को समझने में सहायता करते हैं। ये व्यक्तियों की विशेषताएं नहीं बताते, अतएव हमें जनसंख्या को एक विशिष्ट श्रेणी जैसे दृष्टियुक्त व्यक्ति, बहुमुखी इत्यादि में नहीं बांटना चाहिए। चाहे वही हमारी वरीयता कोई भी हो, हम किसी भी शैली के द्वारा अधिगम करने की क्षमता रखते हैं। अधिगम शैलियाँ: संबंधात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली। सूचना को समग्र चित्र के अंश के रूप में प्रत्यक्षण करना, समग्र चित्र में किसी सूचना को निकाल लेने में सक्षम होना, विस्तृत आरेख पर फोकस, अंतर्ज्ञानात्मक चिंतन पर प्रदर्शन, अनुक्रमिक संरचित चिंतन का प्रदर्शन।
मानवीय एवं सामाजिक विषय वस्तु से संबंधित तथा अनुभविक सांस्कृतिक प्रासंगिकता की सामग्री का सुगमतापूर्वक अधिगम करना। उन सामग्रियों को सुगमता से अधिगम करना जो अचेतन तथा अवैयक्तिक हो। मौखिक रूप से प्रस्तुत विचारों सूचनाओं के लिए अच्छी स्मृति होना, विशेषतः यदि वे प्रासंगिक हो। अमूर्त विचार एवं अप्रासंगिक सूचनाओं के लिए अच्छी स्मृति होना। अशैक्षणिक क्षेत्रों में अधिक कार्योन्मुख होना। शैक्षणिक संदर्भ में अधिक कार्योन्मुख होना। विद्यार्थियों की योग्यता में प्राधिकारियों के विश्वास अथवा संशय की अभिव्यक्ति से प्रभावित होना। दूसरों के अभिमत से अधिक प्रभावित न होना। उद्दीप्त न करने वाले कार्य निष्पादन से अलग हटना। उद्दीप्त न करने वाले कार्यों में भी सतत रूप से लगे रहने की क्षमता का प्रदर्शन करना। पारंपरिक विद्यालयी परिवेश के साथ इस शैली का द्वंद्व होना। अधिकांश विद्यालयी परिवेशों में इस शैली का मेल होना।